और करेजा का हाल बा एकदम मस्त चौचक चपुआ गुरुजी बहुत गर्मी बा गुरुजी बहुत गर्मी में कसम से एकदम दिमागवा खराब हो गया बा। अब दिमागवा तो गुरुदेव सही हो ही जाए लेकिन गुरुजी बताओ आप एसी नहीं लगवाए कह रहे यार भैया गरीब आदमी यार हैं हाँ से यार एसी लगवा ले हैं और किसान फैमिली से यार जो मजा आता है ना गुरुजी मजा आता है जो शरीर गांव में किसानी करने में गुरुदेव और कहीं नहीं है। हाँ सोचो भाई साहब अगर एक किसान का बेटा जो है अगर वो कुछ बन गया अधिकारी तो क्या करेगा भाई साहब वो देश सुधार दोगे नहीं गुरुजी हम भी गुरुजी किसान हैं। धान उन गुरुजी लगा तो भाई नहीं एकदम चपुआ गुरुजी लग चुका बा कोनो दिक्कत नहीं एक बार सब लोग भैया कमेंट कही दे कि धान उन आपका लग गया बा कि नहीं। हाँ गुरुजी लगत बा धान उन बहुत बच्चे तो धान भी लगा रहे इस समय है कि नहीं। कौन कौन बच्चा भैया धान लगा रहे कमेंट बॉक्स में छापो गाँव में धान उन भैया लगाए लो साल भर की खेती है खाने के लिए है कि नहीं। क्योंकि देखो यार एक बात है कि अगर आप कोई चीज खरीद के लाओगे तो डेली पैसा देना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास खेत है एक बार लगा दो कि साल भर बैठ कर खाओ कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए सर यहाँ पे ये जीव विज्ञान का सर पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सर ठीक है ना। अब फुल पेपर सोल्यूशन है कर जब एक क्वेश्चन छोड़े नहीं है इसलिए यार वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो करोगे ना बिल्कुल गुरुजी कर लेंगे। और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देंगे सर 70 नंबर का क्या कर जा पूर्णांक है की करे जवाब पेपर कोड है हाँ है सर पेपर कोड है। चलिए कोनो दिक्कत ना है गुरुजी कोनो दिक्कत ना है बा 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का रहेगा गुरुजी हम चैटिंग भी कर लेंगे उनसे इतने टाइम में कोनो दिक्कत नहीं अगर फोन मिल गया तो सभी प्रश्न अनिवार्य आवश्यकता अनुसार अपने पुष्प की जो मतलब कुल मिला के उत्तर जो है रेखा चित्र बना के देना फिगर में बना देना नर जनतंत्र मादा जनतंत्र यही तो दुईट है गुरु जो हमें याद होते हैं बाकी कुछ याद ना हो ये तो दुईट जरूर याद रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है करेजा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है सर क्या है करे जो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। उसे गुरुजी कहते हैं सजात पुष्पी परागण करेजा क्या बोलते हैं सजात पुष्पी परागण बोलते हैं क्या बोलते करेजा सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है गुरुदेव ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी जो है अनुकूली विकिरण का उदाहरण करे जवाब नहीं है ये उदाहरण इसका नहीं है ठीक है ना। चलिए सर बढ़िया गुरुजी अगला यहाँ पे क्या है सर ग वाला सर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है किस अणु को बनाने में किया जाता है। देखना यार यार इसको इसलिए लें क्योंकि थोड़ी गर्मी भी लग रही है और पीछे थोड़ा चोट लगा था आपको पता होगा पता है ना सर चोट लगा था बिल्कुल सर पता है। तो वहीं पे यार थोड़ा सा जब ये शर्ट घिसता है ना तो वो दर्द होता है पेन होता है तो इसके लिए लगाए ताकि कंफर्टेबल फील हो। माफी चाहते हैं कि कोई दिक्कत हो तो है कि नहीं आपको पता होगा सर थोड़ा सा मैं जूझ रहा हूँ इससे दिक्कत हो रही है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है गुरुदेव डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में करते हैं डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में करते हैं। घवाला है एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश तो परिपक्व होने पर होता है क्या होता है 8 न्यूक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। अगर कोई प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश है वो जब परिपक्व होता है तो सर उसकी किस प्रकार से स्थिति होती है तो 8 न्यूक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। उसके बाद आपका निश्चित उत्तर प्रश्न आएंगे सर ये सभी के सभी एक एक नंबर के रहेंगे एक एक नंबर के आपके रहने वाले हैं क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त प्रति कारण में कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त प्रति के कारण मंगोलियाई जड़ता अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से 47 हो जाता है वो भी किसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में। आभासी मिथ्या फलों के कोई दो उदाहरण दीजिए। सेब है नाशपत्ती है सेब है नाशपत्ती ये सब क्या सर जी आभासी या फिर मिथ्या फल है। अच्छा आभासी या फिर मिथ्या फल होते क्या है सर वे फल जिनका निर्माण बीज से ना होकर किसी फल के किसी अन्य भाग से होते हैं उसे हम लोग मिथ्या फल कहते हैं क्या बोलते हैं मिथ्या फल कहते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे
डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? मतलब जो डीएनए होता है, यह क्या मिलता है केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? तो वर्ष 1953 में जेम वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की इन्होंने खोज किया था और पहचान भी किया था। किन्हीं दो वह स्वामी प्राणी नाम लिखिए। तो एक मगरमच्छ है और क्या है? छिपकली है। ये बहुस्वामी प्राणी के क्या नाम है? उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नलिखित दर्शाया गया है, मतलब कि 5 डैश एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसी प्रकार से पूरा पूरा है 3 डैश तक। तो दूत आरएनए में क्या होगा? यह दूत आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, बोले तो एमआरएनए। तो एमआरएनए में 3 डैश पहले चला जाएगा और 5 डैश क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यूएजीसी 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 और 5 डैश लग जाएगा। किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित होने वाले प्रतिजैविकों के नाम लिखिए सर। तो प्रतिजैविक यहाँ पे जो है सर जी वो क्या है? पेनिसिलिन और फ्यूमीगैलिन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कौन से कवक से? पेनिसिलिनियम नोटेटम से। और फ्यूमीगैलिन एस्पेराजिलस फ्यूटी फ्यूमी गैड्स से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ग नंबर वाला यहाँ पे है, प्रश्न क्या है? एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? मतलब कोई भी आर्किड का पौधा है और ये कहाँ पे उग रहा है? यह आम के पेड़ पर उग रहा है, तो पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? एक सभोजिता होता है। क्या होता है? सभोजिता। यह क्या दर्शाता है? सभोजिता। वर्णन कैसे करेंगे? यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से किसी एक को लाभ मिलता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती, उसे हम लोग सभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड का पौधा आम की वृक्ष पर उगता है, तो इसमें क्या होता है? सभोजिता दर्शाता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम की नामांकित चित्र द्वारा बनाइए और इसे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। न्यूक्लियोसोम का यहाँ पे चित्र बनाना है और इससे संबंधित जो प्रोटीन है नाम लिखना है। तो अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को कोशिका के केंद्र में समेटे रखने के लिए यूकैरियोटिक कोशिका में धनात्मक प्रोटीन हिस्टोन पैकिंग का कार्य कर विशिष्ट संरचना न्यूक्लियोसोम बनाती है। यह प्रोटीन लाइसेन एवं अर्जिनिन समूह होते हैं। इनमें क्षारकीय प्रोटीन्स के अणु से बना प्रोटीन कोड कण यानी कि हिस्टोन का क्या होता है सर? अष्टक होता है। इसमें H2A, H2B और प्रोटीन S3 एंड S4 प्रोटीन के 2 अणु होते हैं जो क्रोड के कण का मध्य भाग बनाते हैं। ये आप फिगर यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं सर। इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिगर बना लिए ना सर? फिगर बना लिए सर। अगला सर, ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड का चित्र बनाइए और ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है? तो जो जो पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? ऊर्जा पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड और जीव भार पिरामिड। यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड है, देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये ऊर्जा ऊर्जा जो है सूर्य से मिलती है। कौन? घास। घास को कौन खाता है सर जी? घास को खाता है गुरुजी, कौन खाते हैं? खरगोश खाता है। कौन खाते हैं? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है गुरुजी? भेड़िया खाता है। भेड़िया को कौन खाता है सर? शेर खाता है। फिर इसी सूर्य से प्राप्त करता है क्या? ये मक्का। मक्के को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को चील खाता है। तो इसलिए क्या है आपका पिरामिड सीधा है। अब ऊर्जा का पिरामिड होता क्या देखिएगा, यह किसी पारिस्थितिक के विभिन्न पोषक स्तरों की जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा का बोध करता है और यह सभी पारितंत्रों में सदैव सीधा होता है क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होती है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? नामांकित चित्र की सहायता से लघु विचारधान की संरचना का वर्णन कीजिए। तो लघु विचारधान की संरचना के आप क्या करना है? वर्णन करना है। एक पराग मात्र कोशिका से अल्पसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु एवं परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु धान में होता है और इनकी संख्या क्या होती है? हजारों में होती है। और लघु बीजाणु धान किसमें होता है? पुंकेसर के अंदर होता है। तो पुंकेसर केसर के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप फिगर बना दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि ये सब 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 3-3 नंबर वाले, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर्षे व चेज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है?
तो डीएनए के अनुवांशिक पदार्थों के संबंध प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज ने सन 1952 में प्रस्तुत किया। किसी जीवाणु भोजी का प्रोटीन या डीएनए कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, जिस भाग में जीवाणु में घुसना सिद्ध हो गया वही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ऐसा हर्षे तथा चेज ने बताया था। अब हर्षे चेज के प्रयोग में निम्नलिखित के द्वारा सिद्ध हुआ था कि ये हाँ डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणु रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम और कुछ रेडियोएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए। रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में उत्पन्न होने वाले विषाणु में डीएनए पाया गया, न कि प्रोटीन। अतः डीएनए में फास्फोरस होता है जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता। जो विषाणु रेडियोएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए उनमें प्रोटीन पाया गया लेकिन डीएनए नहीं, अतः डीएनए में क्या होता है, सल्फर नहीं होता। उसके बाद सेकंड वाला, अब बैक्टीरियोफेज वाले विषाणु का संक्रमण ई कोलाई जीवाणु में कराया गया। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया विषाणु कोट को निकाल दिया गया और अपकेंद्र द्वारा विषाणु कोड़ों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकलता है कि जो जीवाणु रेडियोएक्टिव डीएनए वाले विषाणु से संक्रमित थे वे रेडियोएक्टिव थे और जो विषाणु से रेडियोएक्टिव प्रोटीन से संक्रमित थे वो रेडियोएक्टिव नहीं थे। इस तरह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है जिसका स्थानांतरण विषाणुओं से जीवाणुओं में हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हाथी बोले तो हाथी पाव यानी कि एलिफेंटिएसिस और दूसरा है एस्केरिस्टा यानी कि एस्केरिएसिस। तो आप चलिए देखते हैं हाथी पाव बोले तो इसको हम लोग फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया यानी कि फाइलियरिसिस संघ निमेटोइडा पर परजीवी वाउचेरिया ब्रैक्टोफ्टी के संक्रमण से होता है। इसे हाथी पाव या एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। इसका संक्रमण कैसे होता है, वाउचेरिया ब्रैक्टोफ्टी मनुष्य के लसिका ग्रंथियों एवं वाहिनियों के प्रभावित करता है और मनुष्य में इसकी वयस्क अवस्था में प्रभावित अंकों जैसे लसिका ग्रंथियां वाहिनियों में सूजन आ जाती है जिससे ग्रसित व्यक्ति के पैर सूजने लगते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं, कपकपी के साथ ज्वर बुखार, सिर दर्द, गले में सूजन, मानसिक विकार इत्यादि इसके क्या सर लक्षण हैं। उसके बाद इसके रोकथाम और उपचार क्या क्या है सर, तो रोकथाम और उपचार में क्या लिखेंगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता परंतु जटिल चिकित्सा द्वारा लसिका वाहिनियों एवं ग्रंथियों को खोलकर कृमि को निकाला जा सकता है और इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। उसके बाद सेकंड वाला है एस्केरिसिता यानी कि एस्केरिएसिस, अंतःपरजीवी बोल कृमि एस्केरिएसिस का ग्रसन एस्केरिएसिस कहलाता है। रोगजनक क्या होता है, एस्केरिएसिस लॉम्ब्रिकाइडिस इसका क्या है, रोगजनक है। अच्छा होता कैसे है, एस्केरिएसिस 15 से 35 सेंटीमीटर लंबाई का सफेद रंग का कृमि है जो पोषक मनुष्य की आंत में रहता है और रोग का संचरण मलमुखी मार्ग से होता है क्योंकि एस्केरिएसिस की अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, जैसे पेट दर्द है, आंतरिक स्राव, ज्वर व आंतों का अवरुद्ध होना, कुपोषित स्थिति और रक्त अल्पता और अनियमित सोच इत्यादि इसके क्या है, इसके वो हैं। उसके बाद घ वाला यहाँ पे है क्या है सर प्रश्न, चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर को समझाइए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में छोटे छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इन विट्रो जिसको पात्र निषेचन बोलते हैं विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि 3 चरणों में पीसीआर होता है। पहला होता है आपका निष्क्रियण, डीएनए द्विरज्जु को हेलिकेज एंजाइम से पृथक किया जाता है और यह प्रक्रिया स्वस्थाने में की जाती है जबकि स्वपात्रे में डीएनए रज्जुकों को 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर एवं 1 से 2 मिनट तक गर्म करके अलग किया जाता है। उपक्रामक तापानुशीलन सेकेंड स्टेज है, छोटे छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइडों को 40 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं ताकि डीएनए द्विगुणन के समय निर्मित प्रारंभक अपने पृथक डीएनए रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों को ठंडा कर सके और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बंधन कहते हैं। और तीसरा यहाँ पे है उपक्रामकों का प्रसार, पॉलीमरेज यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टैंक पॉलीमरेज प्रारंभक को प्रसारित करता है एवं डीएनए द्विगुणन प्रक्रिया को क्या करता है सर, पूर्ण होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका
अंडाणु जनन है। और ये जो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक सर, एक-एक का आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा, इसलिए स्किप नहीं करना है। ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है अंडाणु जनन होता क्या है सर ये? ध्यान दें यहाँ पे। अंडाणु जनन किसे कहते हैं? और अंडाणु जनन का संक्षिप्त आपको व्याख्या करना है। तो अंडाणु जनन होता क्या है? अंडाशय द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं और यह 3 चरणों में बाँटा गया है। सबसे पहला है गुणन प्रावस्था। क्या सर की? गुणन अवस्था या गुणन प्रावस्था। यह प्रावस्था भ्रूण भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिका अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती है। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है और शिशु जन्म के समय ही अंडाशय में सारी अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। सेकंड क्या है आपका? वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है और भ्रूण प्रावस्थाओं से प्रारंभन यह प्रावस्था लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। अंडाणु मात्र कोशिका ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है और यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिका से आकार में कई सौ गुना बढ़ जाती है और इसी अवस्था में ग्राफिकल पुटिका के परिपक्व होने तक क्या रहती है? और अब इसे पूर्ण अंडाणु कोशिका या प्राथमिक पूषासाइड भी हम लोग कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे आपका परिपक्वन प्रावस्था। जब ग्राफिकल पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक पूषासाइड में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक पूषासाइड या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित ध्रुवीय पिंड बनाती है और इस अवस्था में ग्राफिकल पुटिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को क्या करती है? मुक्त करती है। ठीक है ना? उसके बाद है यहाँ पे आपका एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता एवं विसंयोजन नियमों का आपको व्याख्या करना है। प्रभाविता का नियम क्या है? मैं आपको इसी बता दूं, जब प्रभावी को अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमेशा हमेशा प्रभावी का लक्षण दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? प्रभाविता का नियम कहते हैं। और अगर आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, जब किसी पौधे के एक भी प्रयासी लक्षण यानी प्रभावी और अप्रभावी को लेकर संकर कराते हैं तो सदैव प्रभावी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे पृथक्करण का नियम क्या है? मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता के का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व युग बनाता है और इस कारण माता या पिता का कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ग वाला क्या यहाँ पे? ग वाला प्रश्न है, पारजीवी जंतु क्या है? और इस तरह के पारजीवी जंतुओं के कोई 4 लाभ लिखिए। पारजीवी जंतु सर क्या होते हैं? ध्यान देना। ऐसे जंतु जिनमें जीनी अभियांत्रिकी द्वारा वह जीव को प्रवेश कराया जाता है जिससे उनमें उत्तम लक्षण प्रकट होते हैं, उन्हें पारजीवी जंतु कहते हैं। पारजीवी जंतु के लाभ क्या क्या है? पहला है कार्यकी एवं विकास का पता लगाने में, रोगों का पता लगाने में, टीका के परीक्षण में और विभिन्न रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता का परीक्षण करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छठा है प्रश्न यहाँ पे, छठा क्या है? ध्यान देना। चिकनगुनिया रोग के कारक लक्षण रोकथाम के उपाय लिखिए। चिकनगुनिया होता क्या है? जिसमें अस्थि संधियों में अत्यधिक पीड़ा होती है जो हफ्ते से लेकर महीने तक चलती रहती है। चिकनगुनिया विषाणु एक आर्बो विषाणु होता है जिसका जीनोम एक रज्जु की आरएनए होता है और रोग के विषाणु एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा मानव में फैलते हैं। इस रोग के विषाणु बंदरों, पक्षियों, पशुओं और कितंगों में भी पाए जाते हैं। संक्रमण प्रसार रोग को फैलने से 2 से 4 दिन का समय लगता है। ठीक है ना? और रोग के लक्षण क्या क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ डिसीज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर आना होना, सिर दर्द एवं आंखों में पीड़ा होना, धड़ और हाथ पैरों पर चकत्ते पड़ जाना, शरीर के विभिन्न अस्थि जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। और यहाँ पे इस रोग के रोकथाम और उपचार क्या क्या हैं? रोग से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका रोग वाहक मच्छरों के संपर्क में आने से बचना, मच्छरों को नष्ट करना, उससे प्रभावित उपाय और इसके लिए अभी तक कोई प्रभावी टीका भी विकसित नहीं किया गया है।
अगला टिप्पणी करने को बोला है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन और ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। तो पूर्वजता या प्रत्यावर्तन क्या होता है? जीवधारियों में कभी-कभी अवशेषी अंग पूर्ण विकसित अवस्था में प्रदर्शित हो जाते हैं, इसे पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। पूर्वजता जीवधारियों के पूर्ण पूर्वजों के लक्षण को प्रदर्शित करती है, जैसे कभी-कभी नवजात शिशु में मूंछ पाया जाना और शरीर पर घने बालों का पाया जाना। और अगला है ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का उपयोग प्रयोग कर पीड़क प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी या उच्च उत्पादकता व उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को विकसित करना ग्रीन प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण होता है। अगला ग वाला प्रश्न यहाँ पे, लसिकाभ अंग क्या है? यहाँ पे लसिकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक-एक उदाहरण और उनके कार्य आपको लिखना है। तो लसिकाभ अंग क्या होते हैं? इनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन एवं प्रचुरोद्भवन होता है। प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या है? जैसे अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि। इनमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं को क्या करते हैं? विभेदित होते हैं। अगला है द्वितीयक लसिकाभंग, जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल तथा श्लेष्म संबंधित लिम्फाइड ऊतक आदि। परिपक्वन के पश्चात लसिकाभ द्वितीयक लसिकाभ अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अस्थि मज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और थाइमस में परिपक्व होने वाले टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। अगला है बीटी जीवविष क्या है? यह जीवविष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? तो बीटी जीवविष क्या होता है? बीटी टॉक्सिन क्या होता है? बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित प्रोटीन कुछ विशिष्ट प्रकार के कीटों के लिए विष का कार्य करती है और ये जीवाणु विशिष्ट प्रावस्था में ही विष प्रोटीन के क्रिस्टल बनाते हैं और यह विषैली प्रोटीन एक असक्रिय रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, उपस्थित होती है और इस प्रकार की बीटी विष किसी विशिष्ट कीट समूह के लिए प्रभावी होती है और इसे ही बीटी जीव विष भी हम लोग कहते हैं। बैसिलस जीवाणु वृद्धि की विशिष्ट प्रावस्था में ही बीटी में ही विष प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यह विषाक्त प्रोटीन अक्रिय रूप में उपस्थित होती रहती है, जिसके कारण जीवाणु प्रभावित होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अब आप इसको खुद से कर लेंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना? 9 तक ये आप खुद से करेंगे। ये सारे विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। बाकी मैं सारा का सारा आपका पेपर सॉल्व कर दिया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पेपर है। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, वीडियो ऐसी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।